24 घंटे में 8 बार से ज़्यादा यूरिन पास करना एक परेशानी वाली बात बन जाती है किसी के लिए भी। ज्यादा देर तक पी होल्ड करके रखने से क्या प्रॉब्लम्स होती इससे जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इससे हमारी जो किडनी पे जो बैक प्रेशर जिसे कहते हैं, तो किडनी पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, किडनी में स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। क्या होना चाहिए परफेक्ट यूरिन का कलर? लोग कहते हैं वाइट या येलो। देखिए, नॉर्मल यूरिन का कलर होना चाहिए पेल येलो। ठीक है, बिल्कुल ही सफ़ेद, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं और बिल्कुल ही पीला नहीं। उसके बीच में हल्का सा पीलापन, पेल येलो जिसे कहते हैं, वो एक नॉर्मल कलर है। वो दर्शाता है कि आप पानी ठीक मात्रा में ले रहे हैं। यूरिन का जो स्मेल है वो क्या दर्शाता है? फ्रूटी स्मेल जिसे कहते हैं, तो अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब कि गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कि आपके यूरिन में शुगर काफ़ी ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही है और या फिर कीटोन्स आ रहे हैं, तो जिसके कारण और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम और हो सकती है अगर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन जैसा लग रहा है तो? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सबसे कॉमन है वो यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई जिसे कहते हैं। इसके अलावा अगर यूरिन के रास्ते में कहीं मान लीजिए कोई पथरी वगैरह है तो वो भी जलन कर सकती है। अंदर ही अंदर अगर कोई इन्फेक्शन पनप रहा है प्रोस्टेट में, जैसे बात करें अगर प्रोस्टेट में वो हो गया है या ब्लैडर में हो गया है, तो उसके कारण भी जो है जलन वगैरह हो सकती है। जो दिन का पहला यूरिन है उससे टेस्ट भी कराया जाता है, क्या रोल है वो जो दिन का पहला यूरिन होता है उसका? देखिए, ये मिथ है, वैसे मैं कहूँगा। मिथ है? हाँ जी। ओके। कि यूरिन का पहला सैंपल ही सारी चीज़ के लिए देना है। क्या ऐसे कोई टेस्ट है जो हमें कराते रहने चाहिए पता करने के लिए कि यूरिन से जुड़े कोई इन्फेक्शन या अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए? सिम्टम्स जैसे कि यूरिन एकदम यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, जो आपकी नॉर्मल है उससे एकदम ज़्यादा हो जाना, बर्निंग सेंसेशन, यूरिन में जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या यूरिन पास करते हुए दर्द होना। हाँ, ऐसी सिचुएशंस में आपको डेफिनेटली यूरिन के जो टेस्ट हैं, जो कि नॉर्मल टेस्ट, यूरिन रूटीन और कल्चर, ये ज़रूर करवा लेने चाहिए। यूरिन पास करते टाइम भी कई बार पेन होता है और लोअर बेली में भी बहुत सारे लोगों को पेन होता है। जी। तो इसका क्या रीज़न है और ये किस बीमारी का संकेत है? देखिए, बेली के लोअर पार्ट में दर्द होना का मतलब है कि जो आपकी पेशाब की थैली है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर इन्फेक्शन पनपना। तो डॉक्टर, जब यूरिन का कलर रेड होने लगे या यूरिन में जब ब्लड आने लगे तो ये किस बीमारी का फिर आपको साइन दे रहा होता है? अगर ब्लड यूरिन में आता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि अंदर काफ़ी कोई और डिजीज़ है जिसके कारण ये ब्लड आ रहा है। वो ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, तो इन सब कंडीशंस में यूरिन में ब्लड आ सकता है। आपको पता है एक दिन में एक इंसान एवरेज 8 बार यूरिन पास करने जाता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है इस दौरान आपकी यूरिन का कलर क्या है? यूरिन से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, बर्निंग सेंसेशन जैसी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है और तमाम ऐसे ही यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स। तो आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जो इन्हीं सभी टॉपिक्स पर हमें हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे एकदम आसान भाषा में। हमारे साथ है डॉक्टर मृणाल पाहवा। डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू। डॉक्टर एसोसिएट डायरेक्टर है यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इस सेशन के जरिए उनसे बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डॉक्टर, पहला सवाल, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि एक दिन में एक इंसान एवरेज 8 बार यूरिन पास करने जाता है, तो कितना नॉर्मल है एक दिन में कितनी बार जाना यूरिन पास करने के लिए? देखिए, नॉर्मल वही है जो जितनी फ्रिक्वेंसी पेशेंट को अफेक्ट ना करे, जो पेशेंट के लाइफस्टाइल या रोज़मर्रा की दिनचर्या को उसके अंदर बाधा ना बने। तो किसी इंसान के लिए अगर वो 2 घंटे में भी जा रहा है तो वो नॉर्मल है, किसी इंसान के लिए अगर वो 3 घंटे में भी जा रहा है तो वो एबनॉर्मल है। तो लेकिन मोटा-मोटा अगर बोलें तो 24 घंटे में 8 बार से ज़्यादा यूरिन पास करना एक परेशानी वाली बात बन जाती है किसी के लिए भी। तो आप कह सकते हैं कि 8 बार, लेकिन अगर कोई रिटायर्ड बंदा है, कोई जो कि एक्टिवली एंगेज नहीं है एक वर्क में, एक काम में,
तो वो अगर दिन में 10 बार भी जाता है तो वो उसको उतना बॉदर नहीं करता, तो हम वो उसको नॉर्मल ले सकते हैं। तो डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी और कितना फिजिकल एक्टिविटी हम कितना कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी और वर्क क्या है, उनका डेली एक्टिविटी क्या है। तो काम से भी Lifestyle. अफेक्ट होता है या लाइफस्टाइल से भी अफेक्ट होता है हमारा? लाइफस्टाइल से इस तरह इफेक्ट होता है कि डिपेंड करता है स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर। ओके। तो कई बार स्ट्रेस भी जो है वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर सकता है, एंजाइटी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपने स्ट्रेस की बात की, एंजाइटी की बात की, आज के टाइम पर काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, जी, बहुत जी। सारे लोगों में इसकी प्रॉब्लम स्ट्रेस एंजाइटी की रहती है। हाँ जी। तो इसकी वजह से उनको क्या क्या यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो यही है जो एक जिस तरह का ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसे कहा जाता है। ओवर एक्टिव मतलब कि जब जो अभी हम जैसे बात कर रहे थे तो उसके अंदर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ओके। जो कंट्रोलिंग पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो बार बार यूरिनेशन जाना, तो ये एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी का इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा स्ट्रेस कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जिन्हें कहते हैं, जो स्ट्रेस से लिंक्ड होती हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में भी अगर हम बात करें तो ऐसे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिसे पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम या सीपीपीएस जैसे कहते हैं, ओके। तो जिसकी परेशानी स्ट्रेस के कारण थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसका इससे भी कनेक्शन है क्या? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर पर दे आर नॉर्मल, जैसे ही बाहर जाने की बात होती है, बाहर जाने का नाम लिया जाता है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि मुझे यूरिन पास करने जाना है, यूरिन पास करने, और वो यूरिन पास करके घर से निकले भी है, लेकिन जैसे ही बाहर गए उन्हें फिर यूरिन पास करने हो। तो ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या सच में जो आप स्ट्रेस वाली चीज़ बता रहे हो उसकी वजह से हो सकता है? ये एक जनरलाइज एंजाइटी की निशानी है। Okay. मतलब कि जो इंसान की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी एंजाइटी की तरफ रुझाव ज़्यादा है, तो उसको अगर और चीज़ों में भी नर्वसनेस या एंजाइटी हो रही है तो ये इस तरह मैनिफेस्ट कर जाता है यूरिन को लेके। अच्छा, ओके। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि खुद ही हम टैकल कर सकते हैं। ओके। हम अपने आप को अगर डी स्ट्रेस करें और अपने आप को अगर समझाने की कोशिश करें कि ये एक एक्चुअल बीमारी नहीं है और सिर्फ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, तो इस चीज़ को कम किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग एंड बिहेवियरल चेंजेस। ओके, आपने जैसे वर्क की बात की कि बहुत सारे लोगों के काम पर भी डिपेंड करता है उनका कितना वो यूरिन पास करने जा रहे हैं एक दिन में। मोस्टली बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं तो आप बार बार नहीं जाते हैं, बहुत देर तक होल्ड करके रखे रहते हैं अपना पी। तो ज़्यादा देर तक पी होल्ड करके रखने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, ऐसा होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका यूरिन बन कितना रहा है। अगर हम जिस तरह कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, जैसे आपने कहा कि काफ़ी टाइम तक वो जाते नहीं हैं, तो वो दो कारणवश होता है। या तो वो नॉर्मल पानी पी रहे हैं या फिर वो इतने मशरूफ़ हैं अपने काम में कि वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो जो पूरा दिन का वाटर इनटेक है वो काफ़ी कम हो जाता है। Correct. उसका फलस्वरूप जो हमारा यूरिन बनता है वो भी बहुत कम बनता है, और यूरिन कम बनता है इसलिए उनको वो सेंसेशन नहीं आती, इसलिए वो थोड़ी कम आ जाते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि अगर वो पानी ठीक ठाक मात्रा में ले रहे हैं लेकिन वो काम में इतने मशरूफ हैं कि वो थोड़ी देर के लिए नहीं जा सकते, तो वो डिले करते रहते हैं। तो आपकी बॉडी यूरिन तो बना रही है लेकिन आप उस सेंसेशन को बार बार सप्रेस किए जा रहे हैं। आप अपने ब्लैडर को ये सिखा रहे हैं कि मेरे को इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाना। तो ओवर द ईयर्स आपका जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच हो के वो एक तरह का लर्नड बिहेवियर सीख लेता है कि इस वो वॉल्यूम पे जो कि नॉर्मल इंसान को सेंसेशन आ जाती है, तो वो सेंसेशन उसको उस वॉल्यूम पे नहीं आती। तो उसका क्या नतीजा होता है कि जो हमारा ब्लैडर है वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, वो एक तरह से डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो जिसके कारण जो यूरिनरी ब्लैडर की जो पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ओवर द ईयर्स ये कि एक तरह का न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है, जिसके अंदर जो ब्लैडर की जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं रहती,
और हम यूरिन अगर पास करते हैं तो यूरिन काफ़ी अंदर स्टोर रहने लग जाता है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लंबे इससे टाइम तक? डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। इससे जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इससे हमारी जो किडनी पे जो बैक प्रेशर जिसे कहते हैं, तो किडनी पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, किडनी में स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। और तीसरा यही है कि यूरिन जो है कि अंदर ही स्टोर रहेगा, तो वो दिक्कत देगा देगा फिर। डॉक्टर, यूरिन का कलर कैसे डिपेंड करता है? क्या होना चाहिए परफेक्ट यूरिन का कलर? लोग कहते हैं वाइट या येलो, आप प्लीज बताइए। देखिए, नॉर्मल यूरिन का कलर होना चाहिए पेल येलो। पेल येलो। ठीक है, बिल्कुल ही सफ़ेद, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं और बिल्कुल ही पीला नहीं। उसके बीच में हल्का सा पीलापन, पेल येलो जिसे कहते हैं, वो एक नॉर्मल कलर है। वो दर्शाता है कि आप पानी ठीक मात्रा में ले रहे हैं और यूरिन में ऐसी कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं हैं जो कि दिक्कत दे रहे हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप उतना पिएं जिससे आपका जो यूरिन का कलर है वो एक पेल येलो की तरह है, पेल येलो कलर होना चाहिए। तो वो दर्शाता है कि आप पानी ठीक ठाक पी रहे हैं। और अगर कलर जो है वो ज़्यादा वाइट हो गया या बहुत ज़्यादा येलो हो गया तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाता है कि आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है, बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस, बॉडी में पानी कितना है, वो दिखाता है यूरिन का कलर। तो अगर बिल्कुल ही वाइट होता है, इसका मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो जिसके कारण आप यूरिन भी हो सकता है बार-बार जा रहे हों। और अगर वो जिस तरह येलो की तरफ आता है, ज़्यादा डार्क येलो होता है, तो बॉडी में पानी की कमी हो रही है। जो यूरिन आ रहा है वो एक कॉन्सनट्रेटेड यूरिन आ रहा है, तो जिसके कारण किडनीज पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है और बाकी सिस्टम्स पे भी हाइड्रेशन का फर्क पड़ सकता है बॉडी में। तो खाने का भी कोई रूल है क्या? किसी पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करने से या कोई खाना खाने से भी यूरिन के कलर में चेंजेस आते हैं? तो हमारे फूड में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अपना एक यूनिक कलर वो देते हैं यूरिन में। तो जैसे कि बीट रूट हो गया, हाँ। बीट रूट से रेडिश कलर आ जाता है। तो ऐसे कुछ वो हैं जो अपना यूनिक कलर देते हैं, लेकिन मोर और लेस जो कलर है वो आपका एम्बर कलर्ड या येलो कलर्ड, पेल येलो कलर्ड ही रहता है नॉर्मल विद अ नॉर्मल डाइट। ठीक है, तो और यूरिन का जो स्मेल है वो क्या दर्शाता है? देखिए, यूरिन के स्मेल में इसका मतलब यूरिन की जो नॉर्मल स्मेल होती है वो थोड़ी सी स्मेल यूरिन की होती है, पेक्यूलियर एक जो स्मेल होती है। उसके अलावा कई बार एक फ्रूटी कलर की वो आ जाती है, तो जो कि काफ़ी बार डायबिटिक्स में हो सकती है। तो जिस तरह से ग्लूकोज की मात्रा जो शुगर वाले पेशेंट्स में बढ़ती है, तो उसकी वजह से एक अलग स्मेल आती है। कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कीटोन्स वगैरह, वो आते हैं तो कुछ और स्मेल आती है। तो थोड़ी बहुत स्मेल ऑल्टर हो जाती है डिपेंडिंग कि यूरिन के अंदर और क्या मिक्स होके आ रहा है। और कब तक हमें, मतलब किस टाइम पर हमें थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब यूरिन का जो स्मेल है वो सही नहीं आ रहा है? मैंने बताया ना कि जो एक अमोनिकल स्मेल होती है यूरिन की, जिसे अमोनिकल स्मेल कहते हैं, वो अमोनिया की वजह से, यूरिया की वजह से होती है। तो उस स्मेल से हट के अगर आपको कुछ और स्मेल लग रही है, स्पेशली जिस तरह मैंने बताया शुगर वाले पेशेंट्स में होती है कि जो फ्रूटी स्मेल जिसे कहते हैं, तो अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब कि गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कि आपके यूरिन में शुगर काफ़ी ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही है और या फिर कीटोन्स आ रहे हैं, तो जिसके कारण और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, तो आपके पास लोग मोस्टली क्या केसेस लेकर के आते हैं यूरोलॉजी प्रॉब्लम से रिलेटेड? देखिए, सबसे ज़्यादा तो उनको जो परेशानी होती है वो जलन की होती है कि यूरिन में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन। हाँ, बर्निंग सेंसेशन। तो अगर यूरिन के हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो उन सब की एक कॉमन अगर हम सिम्टम कहें तो वो एक बर्निंग होता है, जो ये दिखाता है कि यूरिन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। इट्स नॉट नॉर्मल कि जो बाकी सारी डिजीजेज हैं वो उस तरह से मैनिफेस्ट कर रही हैं, उस तरह से दिखा रही हैं। तो हमें होशियार हो जाना चाहिए, हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर जलन हो रही है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत बन रही है। तो ये जलन जैसे 1-2 बार हो तो नॉर्मल है?
देखिए कई बार जैसे कि अभी हम फ्रीक्वेंसी और हाइड्रेशन की बात कर रहे थे, कई बार अगर कॉन्सेंट्रेटेड जो यूरिन होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में कई बार आभास होता है कि जो हल्का सा जलन का, जलन आ रही तो अगर वो पानी पीने से ठीक हो जाती है तो हमें कुछ आगे उसके लिए नहीं करना। करना है, ठीक है। और लेकिन अगर पानी पीने के बाद भी और यूरिन का कलर ठीक हो गया, उसके बाद भी अगर जलन बनी हुई है, इसका मतलब कि हमें उस चीज़ को और आगे इवेलुएट करना चाहिए। तो ये क्या प्रॉब्लम और हो सकती है अगर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन जैसा लग रहा है तो? देखिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे कॉमन है वो यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई जिसे कहते हैं। ओके। तो यूरिन इन्फेक्शन में जो सबसे कॉमन सिम्टम आता है वो जलन का आता है, हाँ। बर्निंग का आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर यूरिन के रास्ते में कहीं मान लीजिए कोई पथरी वगैरह है तो वो भी जलन कर सकती है। किडनी स्टोन। अंदर ही अंदर अगर कोई इन्फेक्शन पनप रहा है प्रोस्टेट में, जैसे बात करें अगर प्रोस्टेट में वो हो गया है या ब्लैडर में हो गया है, तो उसके कारण भी जो है जलन वगैरह हो सकती है। ओके, तो ज्यादा अगर जलन हो रही है तो हम उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो फ्रीक्वेंटली हो जा रही है और अगर वो पानी पीने से ठीक नहीं हो रही है तो फिर हमें उसको और इवेलुएट करना चाहिए। ओके। बहुत सारे लोगों के साथ डॉक्टर ये भी होता है कि जब वो रात में सोने जाते हैं ना तो उनके यूरिन पास करने की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, जी, तो जी। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसके काफ़ी कारण हैं। डिपेंड करता है कि उनका पूरी दिनचर्या क्या रही है, ठीक है। तो काफ़ी लोग जैसे कि अगर काम में व्यस्त थे, अपने वर्क में व्यस्त थे और जैसे वो फ्री होते हैं और अगर उन्होंने पानी का सेवन नहीं किया होता पूरे दिन भर, तो बॉडी एकदम पानी मांगती है और फिर वो 5-6 बजे के बाद या जब भी वो फ्री हो रहे हैं तो लेटर ड्यूरिंग द डे वो फिर पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो जब पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो जो नाइट टाइम यूरिन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। तो एक तो कारण ये होता है कि अगर आपने पानी ज़्यादा उस टाइम लिया है, लेटर पार्ट ऑफ द डे में लिया है, तो आपका यूरिन जो है रात को ज़्यादा बनेगा। सेकेंडली, अगर आप कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे डायलिसिस होती है, जिससे जो बॉडी है वो यूरिन ज़्यादा बनाती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे जो फिजियोलॉजिकल डायलिसिस यानी कि यूरिन प्रोडक्शन बॉडी की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स का हम सेवन शाम को या रात को करते हैं तो बॉडी और ज़्यादा यूरिन बनाती है। तो मोस्टली बियर को लेकर भी लोग कहते हैं कि बियर पीने के बाद यूरिन लोग ज्यादा पास करने जाते हैं। बियर हो या अल्कोहल हो, क्योंकि बियर काफी वॉल्यूम के साथ पी जाती है इसलिए उसका ज्यादा मानना है कि वो यूरिन बनाती है, लेकिन अल्कोहल एज सच यूरिन जो है वो ज्यादा वो बनाती है। फिर तीसरा कारण ये भी होता है कि सोने से पहले कई बार कुछ थोड़ी सी हमें एंजाइटी रहती है या स्ट्रेस रहता है, तो उसके कारण भी हम यूरिन जो है बार बार जाते हैं। ये मोस्टली सर्दियों में ज्यादा होता है कि रजाई के अंदर एकदम जाके गर्म हो गए और फिर लगता है कि यूरिन आ रहा है। हाँ जी। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड है सर्दियों में काफी कम हो जाता है, तो ब्लैडर भी जो है हमारी उसकी भी एक्टिविटी सर्दी में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या सीजन पर भी डिपेंड करता है यूरिन पास करने की फ्रिक्वेंसी? जी। ठीक है, जब गर्मियाँ होती हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो बॉडी एक स्वेट भी करती है, तो यूरिन का काम है वेस्ट वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट निकालना। तो लेकिन अगर एक और जरिया मिल जाता है बॉडी को, जैसे कि स्वेटिंग के थ्रू, तो जो यूरिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो यूरिन फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। सर्दियों में क्योंकि स्वेटिंग कम हो जाती है तो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उसकी वजह से यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा जो हमारा ब्लैडर का भी जो रिस्पॉन्स होता है वो सर्दियों में थोड़ा ओवर एक्टिव की तरफ ज्यादा हो जाता है। ओके, तो मतलब बॉडी का काम मोस्टली है कि शरीर से पानी निकालना, जी पसीने के जरिए निकले या यूरिन के जरिए निकले। ओके, ये चीज भी होती है डॉक्टर कि सुबह वाला जो यूरिन होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मोस्टली जब टेस्ट के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं कि आप अपने फर्स्ट जो दिन का पहला यूरिन है उससे टेस्ट भी कराया जाता है। क्या रोल है वो जो दिन का पहला यूरिन होता है उसका? देखिए ये एक मिथ है, वैसे मैं कहूँगा मिथ है। हाँ जी, कि यूरिन का पहला सैंपल ही सारी चीज के लिए देना है। हाँ, यूरिन का पहला सैंपल हम एक स्पेसिफिक इंडिकेशंस में मानते हैं कि उस टाइम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाकी सारी कंडीशंस में अगर आप एक नॉर्मल यूरिन कल्चर या यूरिन रूटीन जो कि एक नॉर्मल टेस्ट माने जाते हैं यूरिन के, वो आप किसी भी सैंपल में दे सकते हैं।
वो जरूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल पहला ही देना देना है। होगा। मॉर्निंग के फर्स्ट सैंपल की ये खासियत है क्योंकि नाइट में फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कंपेयर टू डे, जब आप सो चुके होते हैं, क्योंकि आपकी होल्डिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। तो जो वो यूरिन है वो 3 से 4 घंटे या 6 घंटे तक स्टोर्ड रहता है, तो एक वो कॉन्सेंट्रेटेड पूल में आ जाता है। तो जिस कंडीशन में, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जैसे कि टीबी की कंडीशन हो गई, उसके लिए अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि आप यूरिन का फर्स्ट सैंपल दीजिए। लेकिन बाकी सारी कंडीशन में, जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए अगर हम बात करें, तो आप यूरिन का कोई भी सैंपल किसी भी दिन में किसी भी टाइम का दे सकते हैं। ओके। आपने जैसे यहाँ पे टेस्ट की बात की, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या ऐसे कोई टेस्ट है जो हमें कराते रहने चाहिए पता करने के लिए कि यूरिन से जुड़े कोई इन्फेक्शन या अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए? देखिए, ऐसे अननेसेसरली मैं टेस्ट करवाने को नहीं कहूँगा, परामर्श नहीं दूंगा, अनलेस कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हो। सिम्टम्स जैसे वो भी बता दीजिए। सिम्टम्स जैसे कि यूरिन एकदम यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, जो आपकी नॉर्मल है उससे एकदम ज़्यादा हो जाना, चेंज इन फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। सेकेंडली, जो हमने बात की थी बर्निंग सेंसेशन, यूरिन में जलन होना, वो एक सिम्टम होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या यूरिन पास करते हुए दर्द होना, तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है। और हाँ, ऐसी सिचुएशंस में आपको डेफिनेटली यूरिन के जो टेस्ट हैं, जो कि नॉर्मल टेस्ट, यूरिन रूटीन और कल्चर, ये ज़रूर करवा लेने चाहिए उस टाइम पे। ठीक है। आपने कहा ना, जैसे यूरिन पास करते टाइम भी कई बार पेन होता है और लोअर बेली में भी बहुत सारे लोगों को पेन होता है, तो इसका क्या रीज़न है और ये किस बीमारी का संकेत है? देखिए, बेली के लोअर पार्ट में दर्द होना का मतलब है कि जो आपकी पेशाब की थैली है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर इन्फेक्शन पनपना, उसके जो जिसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। तो जब वो होता है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, बेली होता है, वहाँ पे हमें चुभन या भारीपन या फिर दर्द हो सकता है। और यही दर्द अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन जैसे हो रहा है तो यूरिन पास करते टाइम वो दर्द हो सकता है। और क्या रीजन है इन सब चीजों का, इन्फेक्शन होने का बेसिकली क्या रीजन है? देखिए, इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। फीमेल्स इन जनरल जो हैं वो उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है यूरिन इन्फेक्शन होने की। मतलब लड़कियों में ज़्यादा चांसेस है यूरिन इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं और जो अकरेंस है वो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल्स। तो अगर हम एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक नॉर्मल जो मिडिल एज, यंग एज की बात करें, 25 से 55 साल तक की अगर हम बात करें, 25 से 50 या 55 तक, तो उस एज ग्रुप में मेल से बहुत ज़्यादा फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन पाया जाता है। एट आइदर एंड ऑफ द एजेस, अगर हम बात करें एक्सट्रीम की, मतलब बिल्कुल बच्चों में या फिर बिल्कुल बूढ़ों में, शायद इन्फेक्शन के रेट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं। लेकिन ये जो यंग एज है उसके अंदर, वर्किंग एज जो है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ यूटीआई वो फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। रीज़न क्या हो सकता है यूटीआई का? देखिए, रीजंस जो कि नॉर्मल होते हैं वो है शरीर की बनावट के कारण। एक तो देखिए, जो यूरिन का जो रास्ता होता है फीमेल्स में, वो एक सिर्फ 4 सेंटीमीटर का स्ट्रेट रास्ता होता है। जबकि मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो यूरिनरी पैसेज है वो 25 सेंटीमीटर का घुमावदार रास्ता है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर का सीधा रास्ता और घुमावदार रास्ता, तो जो हमारे जो स्किन के लेवल पे जो बैक्टीरिया जो पनप रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म, उनको एक डायरेक्ट, स्ट्रेट और इजी एक्सेस मिल जाता है फीमेल्स में। क्योंकि रास्ता सीधा है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर का रास्ता है, तो वो बैक्टीरिया आराम से अंदर पेशाब के रास्ते तक पहुंच सकते हैं, पेशाब के थैले तक। सेकेंडली, जो हमारा स्टूल पैसेज का है जो ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है, और जो यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि जहाँ से यूरिन पास होता है, वो काफ़ी पास होते हैं फीमेल्स में शरीर की बनावट के कारण। वेयरएज मेल्स में ये रास्ता काफ़ी दूर होता है।
तो क्योंकि जो एनल ओपनिंग होती है जहाँ से स्टूल आते हैं, स्टूल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया होते ही होते हैं। नॉर्मल है वो कि एक नॉर्मल स्टूल्स इज फुल ऑफ जो कि गट के बैक्टीरिया हैं, इट इज़ फुल ऑफ दैट। तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो कुछ कंडीशंस में ये बैक्टीरिया ट्रैवल कर सकते हैं आराम से एनल ओपनिंग से यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि पेशाब के वहाँ पे, और वहाँ पे एक बार पहुँच के फिर जैसे मैंने बताया कि जो एक्सेस है, जो स्प्रेड होने का चांसेस है, वो लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से उनमें ज़्यादा यूटीआई के चांसेस यूटीआई के चांसेस। एसटीआई का भी कोई रिलेशन है क्या यूरिन इन्फेक्शन से? देखिए जो एसटीआई होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो कि एसटीडीज जो कि टिपिकल सिर्फ सेक्सुअल रिलेशंस के कारण वो बनती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि एक जो जनरल यूटीआई होते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन है, ऑलरेडी इन्फेक्शन अगर पनप रहा है, तो वो बढ़ सकता है एसटीडी में, या फिर वो पार्टनर की पे भी ट्रांसफर हो सकता है इन एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ओके, मतलब बेसिकली अगर कॉन्डम यूज किया जाए तो इट इज सेफ। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तो यूटीआई एसटीआई में चेंज हो सकता है। मतलब एसटीआई के जो अपने बैक्टीरिया वायरल उसमें नहीं, लेकिन एक एसटीआई थ्रू सेक्सुअल मींस यूटीआई हो सकता है। अच्छा, ओके, तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बच्चों में और बूढ़ों में भी यूटीआई के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपने लेडीज और मेल का बताया था? हाँ जी बिल्कुल। बच्चों में भी यूटीआई के चांसेस होते हैं, स्पेशली फीमेल्स और अनसर्कमसाइज्ड जो मेल्स होते हैं उसमें भी, तो फीमेल्स में ज़्यादा ये भी मैं बता रहा हूँ लेस देन 5 इयर्स का कह रहा हूँ। 5 इयर्स के बाद जो यूरिन अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो वो संकेत देता है कि कहीं कोई सिग्निफिकेंट कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि 5 साल के बाद नॉर्मली इन्फेक्शंस होने बंद हो जाते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन वो होता है वो VUR जिसे हम कहते हैं, वेसाइको यूरेटिक रिफ्लक्स, जिसके अंदर जो यूरिन है वो बैक मारता है। यूरिन नॉर्मली एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो करता है, किडनी से ब्लैडर की तरफ आता है, लेकिन VUR में क्या होता है कि जो ब्लैडर वाला यूरिन है वो वापस किडनी तक पहुंच जाता है, अंदर रिवर्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में स्पेशली काफ़ी बार बच्चों में हमें इन्फेक्शंस देखे गए हैं। दूसरी बात, मेल्स में अगर हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स की बात करें तो उसके अंदर पेशाब में रुकावट के कारण, पेशाब के रास्ते में रुकावट के कारण अंदर पेशाब स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है, तो जिसके कारण जो है इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए 5 साल के बाद हमें डेफिनेटली उनको इवेल्युएट करना चाहिए कि अगर उनको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो डॉक्टर, जब यूरिन का कलर रेड होने लगे या यूरिन में जब ब्लड आने लगे तो ये किस बीमारी का फिर आपको साइन दे रहा होता है? देखिए, यूरिन अभी हमने जब इससे पहले बात की थी कि हमने यूरिन में जलन की बात की थी, जो कि वन ऑफ द कॉमन सिम्टम है। अगर हम सेकंड सिम्टम की, सिग्निफिकेंट सिम्टम की बात करें तो वो दूसरा है ब्लड, जिसमें हमें डेफिनेटली अगर ब्लड यूरिन में आता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। क्योंकि ये अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि अंदर काफ़ी कोई और डिजीज़ है जिसके कारण ये ब्लड आ रहा है, और वो डिजीज फैल चुका है पूरा। नहीं, वो फैला नहीं, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर दिखा सकता है कि कोई डेंजरस डिजीज़, कोई लीथल डिजीज़ हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो कैंसर जो होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर, तो उसकी वन ऑफ द कॉमन प्रेजेंटेशन होता है यूरिन में ब्लड आना। या और दूसरा अगर हम बात करें तो कोई भी कैंसर अगर यूरिनरी सिस्टम में होगा तो वो एक ब्लड की तरह वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। वो प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है कि ब्लड आए उन कंडीशन में। तो वो ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, तो इन सब कंडीशंस में यूरिन में ब्लड आ सकता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि यूरिन में ब्लड आने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर है ही है, क्योंकि और भी कारण होते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए,
इन सब में भी जो यूरिन में ब्लड आ सकता है। ये सिम्टम्स भी हैं, मतलब अगर ये सारी बीमारियां भी ये हो सारी सकती हैं, बीमारी सिर्फ में भी कैंसर ही ये नहीं है। जी जी, लेकिन कैंसर का प्रेजेंटिंग सिम्टम ब्लड हो सकता है। ब्लड हो सकता है। तो अगर कैंसर के सिम्टम्स में ब्लड है, उसके अलावा क्या उसमें भी जलन वाली चीज हो सकती है? देखिए, डिपेंड करेगा कि कैंसर कहाँ कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। अगर कुछ पर्टिकुलर हैं जैसे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा या फिर ट्राइगोन, तो ऐसी, या फिर यूरिनरी पैसेज का अगर कैंसर, तो उसमें वो जलन कर सकता है। लेकिन नॉर्मली जो कैंसर है वो जलन नहीं करता। वो जो सबसे कॉमन उसका प्रेजेंटिंग फीचर होगा वो एक यूरिन में ब्लड आना होगा। ठीक है, तो यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी तुरंत एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जी चाहिए। जी। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों के साथ ड्रॉपलेट्स का भी प्रॉब्लम होता है कि यूरिन ड्रॉप में आ रहा है धीरे धीरे, हाँ और जब जी। वो मतलब यूरिन पास करने बैठ रहे हैं तो ड्रॉप्स में आ रहा है, वो अच्छे से यूरिन नहीं पास कर पा जी रहे, जी। तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? देखिए, ये चीज़ दिखाता है कि जो हमारा यूरिन पैसेज है, यूरिन पैसेज में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, ओके। जिसके कारण जो फ्लो और जो प्रेशर बनना चाहिए यूरिन का वो बन नहीं पा रहा है। अच्छा। और इस कंडीशन में काफ़ी बार इंसान को जोर भी लगाना पड़ता हाँ। है पूरी तरह से यूरिन पास करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है यूरिन पास करने में, और यूरिन पास करने के बाद भी ये एहसास रहता है कि अभी मैंने पूरी तरह से यूरिन पास नहीं किया है और अभी भी रह रहा है। तो इस प्रॉब्लम को स्ट्रिक्चर कहते हैं नॉर्मली, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। ओके। जो मेल्स और फीमेल्स, वैसे तो दोनों में हो सकती है, लेकिन मेल्स में काफ़ी कॉमन होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये जो स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम है उसके अंदर डेफिनेटली ये हो सकते हैं कि बूंद बूंद करके या बहुत ही बारीक धार में यूरिन पास करना। सेकेंडली, अगर प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी अगर रुकावट दे रहा हो, रुकावट कर रहा हो, तो उस केस में भी जो यूरिन है वो एक कम प्रेशर के साथ जैसे कि आपने बताया बूंद बूंद करके भी उसमें भी आ सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है या सोल्यूशन क्या है फिर? देखिए, सबसे पहली बात, अगर स्ट्रिक्चर की हम बात करें तो स्ट्रिक्चर का सॉल्यूशन ये जानना ज़रूरी है कि इसमें मेडिकल सॉल्यूशन कोई नहीं है। अच्छा। एज इन कि कोई मेडिसिन से ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसको ट्रीट करने का जो भी है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स ही होते हैं। सीधे सर्जिकल प्रोसीजर? जी जी। तो ये एक बीमारी है जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए कोई ना कोई, डिपेंडिंग कि वो कितना सीरियस है, कितना सिवियर है वो स्ट्रक्चर, कि कितनी रुकावट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक नॉर्मल, हम दूरबीन वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दूरबीन से ही उसको टैकल कर सकते हैं, या उसके लिए कोई बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। और वो जो ड्रॉप्स वाली चीज़ है, क्या उसको दवाई से ठीक कर सकते हैं या उसके लिए भी सर्जिकल प्रोसेस? देखिए, वो अगर डिपेंड करता है कि मान लो अगर मेल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। तो हम सबसे पहले प्रोस्टेट के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर उससे उनको रिलीफ मिलता है क्यों, तो हम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये एक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो कि एक मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि यूरिन पैसेज आपका जो है वो चिपक जाता है, बंद हो जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है? हाँ जी। तो वही जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि जो यूरिनरी पैसेज है वो आपका जो है काफ़ी तंग हो गया है, काफ़ी नैरो हो गया है, रुकावट आ गई है उसके कारण। तो स्ट्रक्चर में कोई मेडिसिन वर्क नहीं करेंगी, लेकिन अगर प्रोस्टेट के कारण वो दिक्कत हो रही है तो हम पहले मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होम रेमेडीज भी बताते हैं, जैसे क्रैनबेरी का जूस पी लो या लेमन वाटर पी लो, तो इन सब से भी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? देखिए, क्रैनबेरी जूस या फिर बाकी जो होम रेमेडीज आपने बताई, वो काफ़ी यूरिन इन्फेक्शन के लिए लोग बोलते हैं। हाँ। कि यूरिन इन्फेक्शन उनसे ट्रीट किया जा सकता है। तो देखिए, इसका कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो बेसिकली ये जो करता है, ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। ओके। सिम्टोमेटिक मतलब कि जो इन्फेक्शन के कारण दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को सॉल्व करता है। जैसे इन्फेक्शन से अगर आपको जलन हो रही है या यूरिन का पीएच आपका एसिडिक की तरफ जा रहा है, तो अगर आप कुछ ऐसे सेवन करें जैसे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा हो गया, अच्छा, उससे आप यूरिन का जो पीएच है वो एल्कलाइन कर लेते हैं।
तो अगर एसिडिक पीएच की वजह से यूरिन में जलन हो रही थी तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर यूरिन इन्फेक्शंस हैं, जो इन्फेक्शन पनप रहा है, तो इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करनी ही पड़ती हैं और कोई होम रेमेडी उसके अंदर ऐसा काम नहीं आता। ओके। और डॉक्टर यूरिन का फ्लो भी कुछ बताता है क्या, कि धार कैसी हो रही है, तो वो भी कुछ रिप्रेजेंट करता है? वही मैंने बताया, जैसे हमने अभी बात की स्ट्रक्चर और प्रोस्टेट की, Prostate। तो अगर यूरिनरी स्ट्रक्चर होगा, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होगा या प्रोस्टेट बढ़ेगा, तो वो धार के ऊपर अफेक्ट करेगा कि जो प्रेशर, जिस प्रेशर से यूरिन बाहर आना चाहिए वो उस प्रेशर से नहीं आ पाएगा। ओके। कुछ और कॉमन ऐसे बीमारियां या कुछ कॉमन सिम्टम्स जो आप बताना चाहें कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं डेली लाइफ में, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपको यूरिन में किसी को जलन हो रही है और उसके साथ साथ फीवर आ रहा है, फीवर भी? हाँ, अगर बुखार आ रहा है तो ये एक सीवियर इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। ओके। तो कभी भी अगर आपको यूरिनरी परेशानी के साथ अगर आप फीवर का अनुभव कर रहे हैं या बैक पेन, साइड में जो हमारे फ्लैंक्स होते हैं, अगर वहाँ पे उनको पेन हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बताता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी सीवियर है। ओके। या फिर किडनीज अफेक्ट हो रही हैं इन केस में। तो इस चीज़ को फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए और बहुत देर तक इस चीज़ को टालना नहीं चाहिए ट्रीटमेंट। दूसरा, हमने जैसे बात की थी यूरिन में ब्लड आना, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बीमारी को दर्शा सकता है। तो क्या ऐसा भी है कि एक बार ब्लड आया तो दैट इज नॉर्मल, बार बार आ रहा है तो वही सीवियर होगा? देखिए, वो ना एज ग्रुप पे एक तो डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि यंग लोगों में अगर कई बार हम देखते हैं कि एक्सरसाइज और वर्कआउट के बाद कई बार कुछ लोगों में यूरिन में ब्लड आ सकता है, तो ये नॉर्मल तो वो है? फिर भी नॉर्मल है कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर आप एक ओल्ड एज की बात करें, 50 इयर्स के बियॉन्ड या 40 इयर्स के बियॉन्ड भी मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल जो कैंसर है वो हम काफ़ी यंग लोगों में भी देख रहे हैं, तो 40 इयर्स के बियॉन्ड अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है और आपको कहीं कोई पेन नहीं है सच, और सिर्फ आपको ब्लड ही दिखा है, तो ये दर्शा सकता है कि कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि मोस्टली जैसे फीमेल्स तो चाहे में एक बार भी आए तो आपको उसी टाइम ही इवेलुएट करना चाहिए। हाँ, मोस्टली फीमेल्स में जैसे आफ्टर पीरियड्स कई बार कुछ स्पॉटिंग रह जाती है, तो वो यूरिन के थ्रू ही निकलती है, तो इसको फिर कैसे डिफरेंशिएट करें कि वो सीवियर प्रॉब्लम नहीं है जो आप बता रहे थे यूरिन में ब्लड आने वाली है, ये पीरियड्स वाले ही दिक्कत है? देखिए, पीरियड्स वाला जो है वो सिर्फ उसी टाइम पे आएगा जब वो आपके जब इंसान के, जब फीमेल के पीरियड्स चल रहे हैं, और वो कई बार यूरिन वहाँ से लग के आ जाता है, जो कि अगर वहीं पे ब्लड प्रोडक्ट्स पड़े हैं पीरियड के, वहीं से वो लग के आया तो कई बार ऐसा लगता है कि यूरिन में ब्लड आ गया है। हाँ। लेकिन अगर ये उस ड्यूरेशन के बाद भी आपको फिर से नोटिस में आता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर इसको आगे और देखना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है। ओके। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों ने मतलब ये भी सर्च किया है कि यूरिन का कलर उनके कई बार ग्रीन, रेड या फिर बहुत ज़्यादा येलो आ रहा है, तो येलो बहुत ज़्यादा तो लोग सोचते हैं कि शायद जॉन्डिस की कोई निशानी है। जी जी। तो रेड और ग्रीन अगर आ रहा है तो फिर ये किसको सिग्निफाई करते हैं? देखिए, रेड मैंने बताया कि कुछ जैसे अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयों का भी साइड इफेक्ट हो सकता है? दवाइयों का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। मतलब मोस्टली कौन सी बीमारियों की दवाइयों का हो सकता है? जैसे टीबी की जैसे बीमारियां हैं, उसके अंदर जैसे कि यूरिन की जलन के लिए ही कुछ दवाइयां हम देते हैं जिनका कलर रेड हो सकता है। और बात करें तो कई बार जो हम कॉमन तौर पे जो मल्टीविटामिन्स वगैरह कैप्सूल्स अगर हम ले लेते हैं, तो कई बार उन मल्टीविटामिन कैप्सूल्स के कारण भी यूरिन का कलर वो रेडिश आ जाता है। बाकी ग्रीन कलर आना एक बहुत ही रेयर वो है, तो वो कुछ खास प्रोडक्ट्स के कारण ही आ सकता है, या फिर कई बार ऐसा ये भी होता है कि अगर आप स्टोर्ड यूरिन देखते हैं, स्टोर्ड यूरिन का डिपेंडिंग की लाइट और किस चीज़ में स्टोर्ड है, तो वो एक डिफरेंट कलर इम्पार्ट कर सकता है। तो कभी भी स्टोर्ड यूरिन को नहीं देखना चाहिए,
या फिर पॉट में मिक्स होने के बाद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ केमिकल्स ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए हों जिसके साथ हाँ, मिला के जो उसका कलर कलर है वो चेंज ग्रीन हो रहा हो। राइट, तो आपको जो यूरिन देखना होता है जो आप पास कर रहे हैं उसका कलर उसका कलर देखना जी। होता है। और जब ज्यादा येलो हो जाता है तो जॉन्डिस या फिर कि शरीर में पानी की कमी। कमी है। ओके, कोई आप एक्सरसाइज बताना चाहेंगे अपनी यूरिनरी हेल्थ को सही रखने के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, या फिर बच्चे बूढ़ों के लिए भी, कि उनका ब्लैडर सही रहे, या फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, एनीथिंग? देखिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज स्पेशली फीमेल्स में और ओल्ड एज में काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं, काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, काफ़ी प्रभाव पड़ता है उनकी वजह से। बच्चों में और बड़ों यंग उसमें जो मसल टोन होती है वो काफ़ी प्रिजर्व्ड रहती है, तो उनको कोई एक्सरसाइज करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी कंडीशन हुई है जिनके कारण उनकी जो वो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, जैसे कि कोई एक्सरसाइज, जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह अगर हुई हो तो उसके अंदर। लेकिन ओल्ड एज में और फीमेल्स की बात करें, स्पेशली जिन्होंने चाइल्ड बर्थ दिया है, जो प्रेग्नेंट हो, जो जिनकी डिलीवरीज वगैरह हुई हैं और नॉर्मल रास्ते से अगर हुई हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग के कारण जो नर्व्स और मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर की वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण यूरिन के ऊपर जो कंट्रोल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो वो जो लीकेज वाली जो प्रॉब्लम होती है जिसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो इसलिए फीमेल्स में आफ्टर चाइल्ड बर्थ बढ़ सकती है। और सेम गोज फॉर इन एल्डरली ऑल्सो, क्योंकि एल्डरली में मसल्स की टोन वैसे ही काफ़ी कम होने लग जाती है, और स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज जो हॉर्मोन्स के कारण जो टोन होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती। तो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जिसे कहते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छी रहती हैं। बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा ना एक चीज की, खांसते छींकते या फिर इस तरह के, मतलब खांसते या छींकते के टाइम भी यूरिन थोड़ा सा निकल आता है, तो ये नॉर्मल है या नहीं है? नहीं, यही अभी हम जो बात कर रहे थे ये उसी का इफेक्ट है। कि अगर पेल्विक फ्लोर आपकी वीक हो जाएंगी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ कह ली या फिर आफ्टर कोई पेल्विक सर्जरी, तो जो नर्व्स और मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। उन कंडीशन में स्पेशली फीमेल्स में अगर आप कोई भी कारणवश अगर आपका पेट का प्रेशर बढ़ता है या पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो होल्ड नहीं तो कर पाते, क्योंकि आपकी मसल्स वीक हो गई हैं तो वो फिर थोड़ा सा वो लीकेज वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर जिन लोगों ने चाइल्ड बर्थ, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, मेनोपॉज से नहीं गुजर रही हैं, अपने टीनेज में है या फिर 20s 30s में है, उनमें भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए उनके अंदर, देखिए इनकॉन्टिनेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन लीकेज। तो यूरिन लीकेज जो है वो दो तरह का होता है मोटा मोटा। एक जिसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और एक अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। जो स्ट्रेस होता है वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो मसल्स यूरिन को अंदर रोकने की कोशिश करती हैं और रेजिस्ट करती हैं, जो कि ब्लैडर की जो अगर प्रेशर पड़ता है तो उन फोर्सेस को रेजिस्ट करती हैं, तो अगर वो वीक हो जाएंगी तो वो लीकेज हो जाएगी, तो उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो कि यंग फीमेल्स में नहीं होता मोस्टली। लेकिन जो दूसरी इनकॉन्टिनेंस है, जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कि एक पार्ट होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, अगर हम बात करें तो उनके अंदर ज़रूर ये सिम्टम्स आ सकता है। उसमें थोड़ा बहुत आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हेल्प करेंगी, लेकिन मोस्टली जो उसका ट्रीटमेंट है वो फिर वो मेडिकल की तरफ चला जाता है, उसके लिए फिर हमें मेडिसिन और वो आगे प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। ओके, ठीक है डॉक्टर, जैसे आप इतने सारे केसेस हैंडल करते हैं, आपके पास आए दिन आते होंगे, कोई ऐसा मिथ जो आपने सुना हो, आपको भी एकदम शॉकिंग लगा हो कि ये क्या सुन लिया, क्या सच में इससे यूटीआई या फिर कोई इन्फेक्शन या यूरिनरी हेल्थ को सही करने के लिए जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए सबसे कॉमन, शॉकिंग तो नहीं कहूँगा, वो कहीं ना कहीं सच है उसके अंदर, लेकिन वो एंटायर सच नहीं है। कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें बियर पीनी चाहिए, स्पेशली अगर कोई स्टोन हो गया है तो स्टोन का नाम सुनते ही वो सारे लोग वो बियर पीना शुरू कर देते हैं।
तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि अगर आपको बियर पीनी है तो बियर आप एक सेलिब्रेशन एक उसकी तरह पीना चाहें तो पिए, लेकिन उसे एज ए मेडिसिन ना यूज़ करें इसको, क्योंकि बियर का काम सिर्फ यूरिन का फ्लो बढ़ाना है। तो वो अगर आप पानी ज़्यादा पी के या कुछ और चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा लेके अगर आप वो वही चीज़ अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट बियर क्योंकि एक एरेटेड ड्रिंक है, उसके अगर रेगुलर सेवन चलता रहे तो उसी के कारण आप स्टोन ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये एक उल्टी चीज़ है जो कि प्रचलित रहती है कि किसी को किडनी स्टोन हुआ तो बियर पीने स्टार्ट कर, जबकि बियर का किडनी स्टोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर यूरेटर जो कि एक नली होती है जो यूरिन लेके आती है किडनी से ब्लैडर तक, अगर उसके नीचे वाले हिस्से में अगर एक कोई छोटा स्टोन फंसा है तो हम कहते हैं ये डायरोसिस की मतलब एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन अगर हम कराएं तो वो फ्लश आउट हो सकता है। तो उस केस में बियर फिर भी हम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप पानी ज़्यादा पिएं, आप चाय वगैरह कॉफ़ी ले लें थोड़ा वो उस टाइम पीरियड के लिए, तो आपको उतना इफेक्ट आ जाएगा। उसके लिए आपको बियर का सेवन करने की ज़रूरत नहीं, जबकि रेगुलर बेसिस पे बियर का सेवन करने से आपको स्टोन की फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाएगी। ओके, करेक्ट। तो डॉक्टर बस लास्ट में आप एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि अपनी यूरिनरी हेल्थ को सही रखने के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए, डाइट में क्या चेंजेस लाए और कैसे अपनी बॉडी को फिट रखें ताकि इन सभी प्रॉब्लम से वो बच सके। जी, देखिए यूरिनरी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए 3 H की बहुत ज़रूरत है। 3H। 3H। तो पहला है हाइड्रेशन, ओके। दूसरा है हाइजीन और तीसरा है हाई फाइबर डाइट। तो हाइड्रेशन तो बॉडी के सब सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में पानी की मात्रा की कमी होगी तो वो आपके सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है। और कितना पानी पीना चाहिए फिर एक दिन में? देखिए नॉर्मली जो आपकी प्यास है, जो थर्स्ट है, वो आपको डिक्टेट करती है कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी थर्स्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर बॉडी हमें उनसे पानी मांग रही है तो हमें उस टाइम उतना पानी लेना चाहिए टू क्वेंच योर थर्स्ट। मोटा मोटा अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें 60-70 केजीज इंसान की, तो उसे 2.5 लीटर पानी कम से कम दिन में ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक जो आपकी यूरिनरी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है वाटर। अगर आप वाटर अच्छी तरह से अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं तो आप अधिकतर यूरिनरी बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। सेकेंडली मैंने बताया हाइजीन। हाइजीन स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाता है फीमेल्स के केस में। मेल्स के केस में भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि कई बार जो पेनिस की जो आगे की स्किन है, अगर हम उसे पीछे करके वहाँ सफाई नहीं करते तो मेल्स में काफ़ी बार वहाँ पे इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक हम फीमेल्स की बात करें, जैसे कि हमने बात की थी, क्योंकि जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी की बनावट इस तरह है कि वो काफ़ी प्री डिस्पोज हैं, काफ़ी इंक्रीज रिस्क पे हैं ऑफ यूटीआई, तो उनको उधर यूरिनरी एरिया के अराउंड जो है हाइजीन एकदम बना के रखनी है। आप जब भी कोई फीमेल यूरिन पास करती है तो उसको पास करने के बाद उसे वॉश ऑफ करना चाहिए, एंड देन इट हैज़ टू बी ड्राइड ऑल्सो, कि उसको साफ भी कर ले, सुखा भी दे, क्योंकि वहाँ पे अगर वाटर ड्रॉप्स रहेंगी, वाटर वो रहेगा, गीला रहेगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शन पनपेगा। हाँ, राइट। तीसरा जो स्पेशली यूज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए नहीं, मेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए डेफिनेटली वो करता है। तो मेक श्योर कि आप क्लीन करें यूज़ करने से पहले, एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लें कि जितना पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज़ करें उतना अच्छा है, और अगर करना पड़ रहा है तो फिर उसे अच्छी तरह क्लीन करें, और फिर अपना भी जो हाइजीन है जिस तरह हमने बात की तो वो मेंटेन करें। तीसरा, जैसे कि वेस्टर्न, स्पेशली वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो कि वाटर की जगह टिश्यूज़ यूज़ करते हैं आफ्टर पासिंग स्टूल्स, तो उसके अंदर भी जो वाइपिंग की डायरेक्शन होती है तो वो फ्रंट टू बैक रखनी चाहिए रादर देन बैक टू फ्रंट, क्योंकि आप बैक टू फ्रंट करते हैं तो आप यूरिन पैसेज की तरफ वो सारे बैक्टीरिया वो ला रहे हैं, तो इट शुड बी फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तीसरी हमने बात की थी तीसरे एच की, हाई फाइबर डाइट। देखिए अगर
कॉन्स्टिपेशन रहेगी बॉडी में तो वो यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी। आपके यूटीआई के भी चांसेस बढ़ते हैं, आपका यूरिन का जो फ्लो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है अगर हार्ड स्टूल्स रहते हैं। तो उस कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए आपको एक हाई फाइबर डाइट लेनी होती है। करेक्ट। तो अगर आप हाई फाइबर डाइट अलॉन्ग विद वाटर लेंगे तो फिर आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं होगी। चौथा, इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर सारे जो डाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको मिलें, न्यूट्रिएंट्स मिलें, और एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन बनाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम कुछ एक्सरसाइजेस करें टू कीप योरसेल्फ अप एंड एक्टिव। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी यूरिनरी हेल्थ में काफ़ी बिल्कुल फायदेमंद सिद्ध होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बताया कि 3H कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप इस पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया होगा। डेफिनेटली। तो आई गेस ऑडियंस के भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमने ऑलमोस्ट सभी एक्सपेक्ट्स पे बात भी की, डॉक्टर ने उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया, कॉजेज़ बताया, सिम्टम्स बताया। तो आई गेस आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।